झगड़ालू जेठानी, होशियार देवरानी। शोभितपुर गांव में सुगंधा अपने पति धर्मेश और दो बेटे जीतू और पारस के साथ रहा करती थी। जीतू की शादी जूली से हुई थी। हॉल में बैठा ससुर अखबार पढ़ते हुए रसोई में काम कर रही बहू से बोलता है। बहू, अरे ओ जूली बहू, जरा जल्दी से एक कप चाय तो पिला दे। अरे मलाई मारकर। ससुर जी को भी ना चैन नहीं, बस हर दूसरे पल चाय की प्याली की फरमाइश लेकर शुरू हो जाते हैं। जूली भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे भाग्यवान, मेरी दफ्तर की फाइल कौन सी ड्रॉर में रखी है, मिल नहीं रही। बहू, मेरी चाय का क्या हुआ, इतनी देरी हो गई है। अरे कहाँ रह गई भाग्यवान, जल्दी से आओ। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि किसका काम पहले करूं, और गुस्से में बाहर आकर गरजते हुए बोलती है। बस कीजिए आप सभी, जिसे देखो जूली का राग अल्पाए हुए हैं। जुलूस निकाल कर रख दिया है जूली का। माँ जी, अब ये ससुराल की बढ़ती जिम्मेदारियां मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी। बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ बटाने के लिए देवरानी ले आए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और आप सभी देखते रह जाओगे। बहू की धौंस भरी धमकी सुनकर ससुराल के लोग सोच में डूब जाते हैं, जिसके बाद सास बोलती है। वैसे बहू, तेरी बात में दम तो है। पारस भी शादी के लायक हो चुका है, अब तेरी देवरानी की तलाश जारी करनी ही पड़ेगी। काफी खोजबीन के बाद सुगंधा की तलाश दिल्ली शहर में रहने वाली दीप्ति पर खत्म होती है। कुछ ही दिनों के बाद दीप्ति बहू बनकर ससुराल आती है। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। शुक्रिया जेठानी जी, आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद देवरानी अपने कमरे में आ जाती है और अगली सुबह देवरानी जल्दी सुबह जागकर सारा काम करती है। तभी जेठानी बोलती है। दीप्ति, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें सारा खाना अकेले ही पकाना पड़ेगा। मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती। कोई बात नहीं जेठानी जी, वैसे भी इतने वक्त से तो आप ही ससुराल की जिम्मेदारी संभालती आई हैं ना। चंट जेठानी अपनी देवरानी के सामने झूठी सफाई का दिखावा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलती है। वहीं देवरानी खुशमन से सभी के खातिर खाना बनाकर मेज पर परोसती है। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। ससुराल के सभी सदस्य जैसे ही खाने का एक निवाला खाते हैं तो बोलते हैं। अरे वाह छोटी बहू, अरे क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। मिर्ची मसाले के मामले में तो एकदम नब्बा तुला हाथ है तुम्हारा। सचमुच बहू, तेरे हाथों के बने खाने के आगे तो हलवाई के हाथ भी फीके पड़ जाएं। इतना लजीज खाना बनाया है तूने, स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। सचमुच दीप्ति, बड़ा ही दमदार खाना बनाया है तुमने। बस ऐसा ही जायकेदार खाना बनाना अपनी जेठानी को भी सिखा दो, क्योंकि इसे तो झगड़ा झंझट करने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। अपनी देवरानी की तारीफों से जली भुनी जेठानी अपनी जुबान से अंगारे बरसाते हुए बोलती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो जैसे तुम्हें खाने में जहर परोसती थी ना। मेरे प्यारे पतिदेव, देवरानी ने एक दिन खाना बनाकर खिला क्या दिया, सभी के जुबान से फूल झड़ने लगे। और जब यही खाना मैं बनाती थी तो सभी मुंह सड़ाकर खाते थे। अपनी जेठानी का झगड़ालू अवतार देखकर देवरानी दंग होकर फुसफुसाती हुई बोलती है। ये जेठानी जी तो बड़ी ही जलोकड़ी निकली। किचन में तो मेरे सामने मीठी छुरी की तरह चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, और अब देखो, देवरानी की जरा सी तारीफ भी नहीं सुनी गई। देवरानी उस बात को भूल जाती है, मगर झगड़ालू जेठानी अभी कहाँ थमने वाली थी। उसी शाम, अरे ओ देवरानी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जी जेठानी जी, आपने बुलाया। सूरज ढले घंटा भर हो गया, मगर तुम्हें तो वक्त का कोई तकाजा ही नहीं। अरे रात के खाने की तैयारी क्या 12 बजे के बाद करोगी? जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, खाना मैं बना लूंगी, और नींबू पानी भी। वो क्या है, आपका पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है, इसलिए अपनी ये उलुल जुलुल बातें ना जूली को मत सुनाओ, समझी? अब सभी को तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद पसंद आ गया है, इसीलिए अब से खाना तुम ही बनाओगी। मैं रसोई घर में अब कोई रिस्क नहीं लूंगी। जलोकड़ी जूली अपनी देवरानी पर हुक्म जताकर कमरे में चली आती है
ऐसे ही समय बीतता है और बेचारी देवरानी अकेले ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती। तभी एक दिन उसका पति पारस उसे बोलता है, दीप्ति, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम सब कुछ अकेले ही कर रही हो। भाभी किसी भी कामकाज में तुम्हारा हाथ नहीं बटाती। जाने दीजिए पारस, शायद मैं जेठानी जी के मुंह लगकर ससुराल की शांति भंग नहीं करना चाहती। दीप्ति ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी सास सुगंधा वहां आकर बोलती है, छोटी बहू, अगर तू ऐसे ही जरूरत से ज्यादा काम करती रही तो बीमार पड़ जाएगी, और अगर 2 जन मिल बांट कर काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। सास की बातें सुनकर देवरानी खुद से बोलती है, ठीक ही तो कह गई माँ जी। वैसे भी जब से मैंने जेठानी जी को ढील क्या दी, वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जरूरत से ज्यादा ही कामचोर बन गई हैं। थोड़ी ही देर बाद दीप्ति अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहां जूली टीवी में सीरियल देख रही थी। जेठानी जी, अगर आपकी सास बहु साजिश वाली सीरियल समाप्त हो गई हो तो मैं बता देती हूँ कि शाम का खाना आप बनाएंगी। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन में कदम तक नहीं रखूंगी। वैसे भी सभी को तुम्हारे हाथों के खाने का चस्का चढ़ा है। ठीक है, खाना मैं बना लूंगी, बाकी का बचा काम आप कर लेना। उम्मीद है इतना तो आप कर ही सकती हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, तो बस मैं कोई काम नहीं करूंगी। देवरानी हो देवरानी की तरह रहो। जेठानी पर दादागिरी झाड़ने की बेफिजूल कोशिश मत करो। देखो जेठानी जी, ये झगड़ा झंझट करके इस बार आपकी दाल आपकी देवरानी के सामने नहीं गलेगी। या तो बर्तन कपड़े आप धो या खाना पकाना खुद करो। जेठानी अपने ही फट्टे में फंस कर रह जाती है और कुड़कुड़ाती हुई कपड़े धोने चली जाती है। देवरानी होकर मुझ पर दामन चलाती है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैले कुचैले कपड़े धोऊंगी मैं और दोष दूंगी अपनी देवरानी को, जिसके बाद मेरी देवरानी खुद ब खुद ससुराल वालों की नजरों में खटकने लगेगी। जेठानी जानबूझकर कपड़ों को गंदे तरीके से धोकर बोलती है, बस अब थोड़ी देर के बाद होगा धमाका। कुछ देर बीतने पर जूली अपने कमरे से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, अरे जल्दी से यहाँ आओ, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? अरे ये देखिए, मेरी चिड़ोकली देवरानी ने जानबूझकर मेरे धुले कपड़ों को दाग से भर दिया। अरे बड़ी बहू, दिन दहाड़े ही भांग खा ली है क्या? सारे कपड़े तो एकदम साफ है। तुझे बेफिजूल में झगड़ने की बुरी आदत पड़ गई है। और नहीं तो क्या जेठानी जी, मैं आपकी देवरानी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी जो आपका काम बढ़ाऊंगी। सास की फटकार और देवरानी की होशियारी देखकर झगड़ालू जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है। मगर इतने सब से भी झगड़ालू जेठानी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जेठानी लगातार जाल बनाती, मगर देवरानी अपनी होशियारी से हर जाल को मात दे देती। एक रात की बात है। देवरानी जी, माँ जी तुम्हें बाहर बुला रही हैं, मगर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे तो मैं क्या तुम्हें झूठ बोलूंगी? तुम्हारी जेठानी सिर्फ जुबान की कड़वी है, झूठी नहीं है। जेठानी की बातों में आकर देवरानी सास के पास चल पड़ती है। तभी जलोकड़ी जेठानी अपने लिए अलग से सब्जी निकालकर मिर्च की बरनी दाल और सब्जी में उड़ेल देती है। अब मजा आएगा जब सभी अपनी चहीती के हाथों बना मिर्चदार खाने का चटकारा लगाएंगे। थोड़ी ही देर बाद देवरानी सभी को खाना परोसती है और जैसे ही जेठानी सभी के साथ खाना खाती है, उसकी जुबान से बड़ी चीख निकल पड़ती है। ओ माँ, मर गई। मैंने तो ये मिर्च इन सभी के खाने में डाला था, फिर ये मिर्च मुझे क्यों लग रही है? क्योंकि मिर्ची जलने वाले को ही लगती है जेठानी जी। मुझे पता था कि मेरे किचन से निकलते ही आप कोई ना कोई कारस्तानी करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही दूसरी दाल और सब्जी फ्रिज में रख दी थी। अरे कैसी डायन देवरानी है, अपनी जेठानी की जुबान जला डाली। उम्मीद है जेठानी जी, इसके बाद आप मेरी मुश्किल और नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि आपकी देवरानी की होशियारी हर बार आपकी चाल से 2 कदम आगे की होती है। आखिर में देवरानी की होशियारी के आगे जेठानी हार मान जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को बगैर किचकिच किए निभाने लगती है। बालों से ट्रेन को खींचने वाली चुड़ैल। आशा आंगन में बैठकर अपनी बेटी कायरा के बाल बना रही होती है। तभी कायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे बाल इतने बड़े क्यों हैं? गांव में इतने लंबे घने बाल तो किसी के भी नहीं हैं। अरे बेटी, जब से तू पैदा हुई है तेरे बालों की लंबाई अपने आप ही बढ़ती गई।
फिर ये तो कुदरती ही है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे हैं तो सभी के हो। माँ, गांव के सभी बच्चे मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहकर बुलाते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, जितना लोगों की बातों पर ध्यान दोगी तुम्हें उतना ही दुख होगा। आशा अपनी बेटी कायरा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके लंबे काले घने बालों के चलते गांव के सभी लोगों का कहना था कि कायरा कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसके इतने लंबे बाल हैं। कायरा एक दिन अपने गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती है। मुझे भी अपने साथ खिला लो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अरे ये तो वही बुरी शक्तियों वाली लड़की है, इसे यहाँ से भगाओ। अरे ओ चुड़ैल, तू यहाँ पर क्या करने आई है? जा यहाँ से वापस चली जा। अरे भागो भागो, यहाँ तो चुड़ैल आ गई। मम्मी पापा ने कहा था इस लंबे बाल वाली चुड़ैल से दूर ही रहना। जरा देखो तो इसके लंबे काले बाल एकदम चुड़ैल की तरह हैं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई चुड़ैल हूँ? अरे लंबे बाल होना तो मामूली बात है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुड़ैल हूँ। सभी बच्चे कायरा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, जिसके चलते कायरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी आसमान से एक बहुत तेज बिजली कड़कती हुई एक पेड़ पर जाकर गिरती है, जिसके चलते गांव में आग लगनी शुरू हो जाती है। अरे भागो भागो, अरे चुड़ैल ने अपना प्रकोप दिखा दिया। ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी गांव में। अरे आग लग गई गांव में, भागो। गांव के सभी लोग मिलकर किसी तरह गांव में फैल रही आग को बुझाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर कायरा को पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। जब तक हमारे गांव में ये चुड़ैल का साया बना रहेगा तब तक कोई ना कोई अनहोनी तो होती ही रहेगी। हमें इस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गांव के सभी लोग कायरा को एक पुल की पटरी पर बांध देते हैं। कायरा रोते हुए गांव के सभी लोगों से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। तुम मुझे बेवजह ही मार रहे हो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो एक अनहोनी थी जो हो गई। तुम उसका कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रहे हो? अरे चुप कर चुड़ैल, आज तुझे मारकर हम अपने गांव को तुझसे आजाद करेंगे। गांव के सभी लोग पुल पर कायरा को बांधकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां से एक बहुत तेज ट्रेन आती है जो कायरा को कुचलते हुए निकल जाती है। तभी ये सब कायरा की माँ देख लेती है और ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद आशा पुल से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कायरा के मरने के बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसके एक काले लंबे घने बाल और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। इन गांव वालों ने मुझे बिना ही किसी गलती के मार दिया। मेरी माँ भी मेरे गम में चल बसी। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद जो भी ट्रेन इस पुल के ऊपर से गुजरेगी, मैं उस ट्रेन को अपने लंबे बालों के जरिए समुंदर में गिरा दूंगी और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, सभी लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते ट्रेन पुल पर पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल वहां प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से ट्रेन को पकड़ लेती है। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे ये ट्रेन अचानक से कैसे रुक गई? तभी वहां पर टीसी आता है और सबसे कहता है, शांति बनाए रखिए। लगता है ट्रेन के इंजन में कोई परेशानी हो गई है, जिसके चलते ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। तुम लोगों से अब मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसे कल रात मारा था। देखो, ये तो मरने के बाद भी हम लोगों को नहीं छोड़ रही है। अब हम लोग क्या करें? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लंबे बालों से ट्रेन को पकड़कर नीचे समंदर में फेंक देती है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। ये खबर अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलती कि उस ट्रेन का समुद्र में जाने का कारण चुड़ैल और चुड़ैल के लंबे बाल थे। ऐसे ही चुड़ैल कई ट्रेनों को मौत के घाट उतार देती है। एक दिन अभिमन्यु रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है। ओहो, आज तो ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है और कब तक मुझे इंतजार करना होगा। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर इस पुल पर से ट्रेन समुद्र में कैसे गिरती है। अभिमन्यु एक रिपोर्टर था। जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंचती है, चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और ट्रेन को अपने काले लंबे बालों से पकड़ लेती है।
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये तो चुड़ैल है। इसका मतलब इस पुल पर से गुजरने वाली ट्रेन अपने आप नहीं बल्कि इस चुड़ैल के लंबे बालों की वजह से समुद्र में गिरती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लंबे बालों की वजह से ट्रेन को पकड़कर समुद्र में गिरा देती है। लेकिन ट्रेन गिरने से पहले ही अभिमन्यु खिड़की से छलांग मार देता है और किसी तरह तैरते हुए एक किनारे पहुंच जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल के कितने लंबे बाल जिससे वो ट्रेन को पकड़ रही थी। मुझे ये खबर लोगों तक पहुंचानी होगी ताकि कोई भी यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में सफर न कर सके। अभिमन्यु अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और ये खबर मीडिया में फैला देता है, जिसके चलते चारों तरफ चुड़ैल के बारे में लोगों को पता चल जाता है। लेकिन अभिमन्यु के मन में एक सवाल उठता है, चुड़ैल का सामना हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो चुड़ैल का सामना कर सके। तभी अभिमन्यु की फ्रेंड निकिता उससे कहती है, देखो अभिमन्यु, इस पूरी समस्या में तो हमारी सहायता केवल अघोरी बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि चुड़ैलों को काबू करने की शक्ति केवल अघोरी बाबा के पास ही होती है। निकिता के कहने पर अभिमन्यु अघोरी बाबा के पास आ जाता है और अघोरी बाबा को लंबे बालों वाली चुड़ैल के बारे में बताता है। देखो, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा उसके बारे में पता किया है। अगर हमें उसे रोकना है तो हमें माँ दुर्गा का सहारा लेना होगा और माँ दुर्गा के त्रिशूल से उसके लंबे बालों पर वार करना होगा। उस चुड़ैल का अंत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं और लोगों की जान नहीं जाने दूंगा। अभिमन्यु अघोरी बाबा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके बाद अभिमन्यु दोबारा से वहां से गुजरने वाली एक ट्रेन में बैठ जाता है। पुल पर पहुंचते ही चुड़ैल वहां प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से ट्रेन पकड़ लेती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ट्रेन के अंदर केवल अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु के अलावा उस ट्रेन में कोई सफर नहीं कर रहा था। अभिमन्यु किसी तरह दरवाजे से निकलकर ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा के साथी उनके साथ मिलकर चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबके हाथों में त्रिशूल होता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं त्रिशूलों से डर जाऊंगी? अरे तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देख चुड़ैल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब जो तू कर रही है वो और भी ज्यादा गलत है। तू बेवजह बेगुनाह लोगों को मारती जा रही है। जो हुआ उसे भूल जा और यहाँ से चली जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सब लोगों ने मिलकर मुझे मार दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे लंबे बालों के चलते। आज मेरे लंबे बाल सबकी मौत का कारण बनेंगे और तेरी भी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से अभिमन्यु को पकड़ लेती है। जैसे ही वो अभिमन्यु को पकड़ती है, अभिमन्यु दुर्गा माँ का त्रिशूल चुड़ैल के बालों में घोंप देता है, जिसके चलते सारे अघोरी बाबा भी मिलकर दुर्गा माँ का त्रिशूल उसके बालों में घोंप देते हैं और चुड़ैल के बाल कटकर नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके बालों में थी, जिसके चलते चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और गांव वालों को लंबे बालों वाली चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ठंड से 3 अनाथ छोटी नंदों का दुख। अरे तुम तीनों यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाकर घर के काम कर लो। तुम्हें घर के काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? अरे भाभी जी, आज रूपा और रेखा दोनों को ही बहुत तेज बुखार है। उन दोनों से काम नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे घर के सारे काम पूरे चाहिए। अगर रूपा और रेखा की तबीयत खराब है तो तुम किस लिए हो? जाओ तुम सारा जाके काम करो। ठीक है भाभी जी, आप चिंता मत करिए। मेरी बहनों के हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी। राधिका रूप और रेखा से बड़ी थी। वो घर के सारे काम कर लेती है। अनामिका अपने पति सुरेश के ऑफिस जाने के बाद उसकी बहन राधिका रूपा और रेखा के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो सारे घर के काम उन्हीं से करवाया करती थी, जबकि वो तीनों अभी उम्र में काफी छोटी थी। राधिका धीरे धीरे घर के सारे काम कर लेती है। तभी अनामिका उसके पास आती है और कहती है, अरे इतनी देर हो गई, तुमसे घर के काम ही नहीं निपटे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आओ। लेकिन भाभी जी, मुझे तो कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ हाँ, बहाने तो देखो महारानी के कितने अच्छे हैं। मुझे अभी के अभी खाना चाहिए, जैसे भी बनाकर लेकर आओ, लेकिन तुम खाना बनाकर लेकर आओ। बेचारी राधिका बहुत छोटी थी। उसका हाथ भी गैस के पास नहीं पहुंच पाता था। वो जैसे तैसे करके दाल चावल बनाकर लाती है। जैसे अनामिका दाल चावल खाती है, वो सारा खाना अपने मुंह से निकाल देती है और राधिका के मुंह पर तमाचा मारकर उससे कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? बिल्कुल जहर की तरह लग रहा है।
अरे ऐसा खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती हो क्या? भाभी जी मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। आप मुझे सिखा दो, मैं उसके बाद खाना बना लिया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद राधिका अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें अपने हाथ के बनाए हुए दाल चावल खिलाती है। अभी तो यही खा लो, आज भाभी जी ने कुछ भी नहीं बनाया है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी हम तो ये सब खा लेंगे, लेकिन आपने कुछ खाया है या नहीं? आप सुबह से काम में लगी हो और कुछ भी नहीं खाया है, हमसे ज्यादा तो आपको खाना खाने की जरूरत है। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं तो खाना अच्छे से खा चुकी हूँ, तुम दोनों खा लो। रेखा और रूपा अपनी बहन के हाथों के बने हुए दाल चावल खा लेते हैं, जिसके बाद राधिका अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी जी मेरी बहनों को बहुत तेज बुखार है, उनके लिए दवाई नहीं है, उन्हें दवाई ला दो, नहीं तो उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो खर्चे ही खत्म नहीं होते, कभी बीमारी के तो कभी किसी चीज के। देखो तुम्हारे भैया इतना कमाते नहीं है जो मैं सारा पैसा तुम्हारे ऊपर ही उड़ा दूं। आगे मेरे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए मैं क्या रखूंगी, इसलिए एक काम करो, पानी की पट्टी रखकर अपनी बहन का बुखार उतार लो। बेचारी राधिका इतने ताने सुनने के बाद चुपचाप अपनी बहनों के पास आ जाती है और अपने भैया के आने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही कैलाश ऑफिस से वापस आता है, अनामिका पहले ही कैलाश के कान भर देती है, जिसके चलते वो अपनी तीनों बहनों को बहुत डांटता है। अरे तुम तीनों क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? एक तो तुम्हारी भाभी दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, पूरे घर के काम करती हैं, और तुम तीनों उन्हीं को परेशान करती हो। थोड़ा तो तरस खाया करो अपनी भाभी के ऊपर। बेचारी राधिका, रूप और रेखा तीनों अपने भाई से कुछ कह पाती, उसी समय अनामिका उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है, जिसके चलते वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद अनामिका कैलाश के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका भी अपने दोनों बहनों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं होते और वो ठंड से ठिठुर रही होती है। अरे मेरी बहनों, लगता है तुम्हें बहुत तेज ठंड लग रही है, ये लो तुम मेरा स्वेटर भी पहन लो और रजाई को अच्छे से ओढ़ लो। राधिका अपनी दोनों बहनों को अपनी गोद में लेटा लेती है, जिसके बाद वो रजाई उन्हें उड़ा देती है और उन्हें सुलाने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाती है, जिसके चलते रूपा और रेखा का बुखार तो उतर जाता है, लेकिन अब बेचारी राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन बेचारी अपनी दोनों बहनों के चलते फिर भी बीमारी में काम करती है। राधिका भाभी कहती है कि रात को बहुत तेज ठंड लगती है, उनके पास एक रजाई भी नहीं है, क्या वो उन्हें एक रजाई दे देंगी? तब अनामिका कहती है, हाँ हाँ, रजाई तो जैसे फ्री फोकट की आ रही है। अरे तुमने समझ क्या रखा है कि ये कोई धर्मशाला है, जब चाहो रजाई मांग लो, जब चाहे कुछ भी मांग लो। भाभी जी ऐसा मत कहिए, अगर हमारे पास रजाई नहीं होगी तो हम तीनों बहनें रात भर ठंड में ठिठुरती रहेंगी। तभी अनामिका राधिका के मुंह पर चांटा मारती है और उससे कहती है, जब देखो मुझसे मुंह जोड़ी करती रहती हो, जाओ चली जाओ यहाँ से और मेरी नजरों के सामने दिखना भी मत। राधिका रोते हुए अपनी बहनों के पास चली जाती है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, इस घर में हमारा कोई अपना नहीं है। आज माँ और पिताजी हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। हम अब इस घर में नहीं रह सकते, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। राधिका अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इतनी सर्दी में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते और भी ज्यादा ठंड लगती है। दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है। राधा, हाँ दीदी, ठंड तो मुझे भी लग रही है। मैं जानती हूँ मेरी बहनों तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन उस घर में रहकर अपनी भाभी के अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि हम यहाँ ठंड में मर जाएं। राधिका अपनी दोनों बहनों को सहारा देती है, जिसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठी रहती है। कुछ ही समय में वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय और भी ज्यादा ठंड होने लगती है। तभी वहां से एक मेघा नाम की लड़की गुजर रही होती है। जब वो उन तीनों लड़कियों को देखती है, वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है। अरे उठो, क्या हुआ तुम तीनों को? जैसे ही मेघा उन्हें उठाती है, वो तीनों बहनें बेहोश होती हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखते ही मेघा उन्हें उठाकर एक ऑटो रिक्शा में बिठाती है और अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उन तीनों की देखभाल करती है और उन्हें गर्म कपड़े भी पहनाती है, जिसके चलते उन्हें होश आ जाता है।
मेघा उन तीनों के लिए गर्मा गर्म सूप भी बनाती है और उन्हें दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश अपनी तीनों बहनों को ढूंढ रहा होता है। इधर जब राधिका, मेघा और रूपा सूप पी लेती है तो मेघा उनसे पूछती है, आखिर तुम तीनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम तीनों यहाँ एक पेड़ के नीचे पड़ी हो? राधिका, रूपा और रेखा तीनों बहनें मिलकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में मेघा को बताती हैं, जिसे सुनकर मेघा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन तीनों को उनके घर ले जाती है और कैलाश को उसकी बहन के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताती है। जिसके बाद कैलाश की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी पत्नी अनामिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहता है, अरे कैसी औरत हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम इन बेचारी के ऊपर थोड़ा बहुत रहम करती। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? जैसे ही अनामिका की सच्चाई उसके पति कैलाश के सामने आती है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने पति कैलाश के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से ये तीनों मेरी बेटियों की तरह इस घर में रहेंगी और मैं उनके साथ दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से कैलाश अपनी तीनों बहनों का ख्याल अच्छे से रखता है और उन्हें पढ़ने के लिए भी भेजता है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका भी सुधर जाती है और वो उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके बाद वे तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। 5 जादुई चुड़ैल बेटियां। हे भगवान, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं माँ के लिए क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारा पवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ के लिए खाने के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बेचारे पवन की माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है। वो अपनी बीमारी के चलते खाट में पड़ी होती है और अपनी 5 बेटियों को याद करने लगती है। हे भगवान, तूने मुझसे मेरी 5 बेटियों को छीन लिया। काश मेरी 5 बेटियां मेरे पास होती तो मुझे ये सब दिन न देखने पड़ते। कल्याणी अपनी बेटियों को याद करते हुए रोने लगती है। तभी उसकी 5 चुड़ैल बेटियां भगवान के सामने आ जाती हैं और उनके आगे रोते हुए कहने लगती है, भगवान जी, हमारी माँ को हमारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें उनके पास भेज दीजिए। हाँ भगवान जी, अगर हम अपनी माँ के पास नहीं गए तो वो अपना दम तोड़ देगी। भगवान जी, हमें मारने से पहले आपने हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछी थी। हम चाहते हैं कि आप हमारे मरने के बाद आखिरी इच्छा पूरी कर दो। और साथ ही साथ हमें एक जादुई शक्तियाँ दो, ताकि हम अपने भाई और अपनी माँ की रक्षा कर सके। जादुई शक्तियाँ का हम इस्तेमाल अच्छे ही कामों में ही करेंगे, किसी बुरे काम में नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम 5 को जादुई शक्तियां देता हूँ। अब तुम पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी माँ की रक्षा कर सकती हो। भगवान ऐसा कहने के बाद उन 5 को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं, जिसके बाद वो 5 अपनी माँ के घर पहुँच जाती हैं। जैसे ही वो 5 अपनी माँ के सामने प्रकट होती हैं, उनकी माँ उन 5 को देखकर घबरा जाती है। तभी उनकी बेटी कहती है, अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? आपको रोने की जरूरत नहीं। हम 5 आपकी चुड़ैल बेटियां हैं। मरने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करके आपसे मिलने के लिए आई हैं। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 5 अब आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज के बाद इस घर में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, हम 5 मिलकर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। चलो, अब हमें अपनी माँ के लिए कुछ तो करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद किरण अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर खाने के कई सारे पकवान प्रकट करती है। रूपा अपनी जादुई शक्तियों से पूरे घर को नए जैसा बना देती है। शीतल अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ दवाइयाँ प्रकट करती है। शिल्पा अपनी जादुई शक्तियों से अपनी माँ के फटे पुराने कपड़े नए बना देती है और अर्चना अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर कई सारे फल प्रकट करती है। माँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करने जरूर आएंगे। अभी हम 5 को जाना होगा माँ, लेकिन कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें याद कर लेना। चलो बहनों, अब यहाँ से चलते हैं।
वो पांचों वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद जैसे ही पवन अपनी माँ के पास आता है तो अपने चारों तरफ इतना प्यारा घर देखकर और खाना देखकर हैरान हो जाता है। अरे माँ, ये सब कैसे हुआ? अभी तक तो ये हमारा घर पुराना था, लेकिन अभी अचानक से नया दिख रहा है। और ये दवाइयाँ, ये फल, ये खाना कहाँ से आया? पवन के पूछने पर कल्याणी उसे उसकी चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन मरने के बाद भी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है। पवन अपनी माँ कल्याणी के साथ खाना खाकर उन्हें दवाई खिलाता है और सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पवन नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, ये क्या? इतनी मेहनत करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं? पवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी चुड़ैल बहनें उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, अरे भाई, तुझे हमारे होते हुए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तू हमें याद कर लेता, हम तेरी परेशानी को तो ऐसे चुटकियों में खत्म कर देते। आज के बाद तुझे कहीं पर भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से तुम अपना खुद का काम करना और खूब सारे पैसे कमाना। हाँ हाँ, अपना काम करोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी वो पांचों चुड़ैल बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने भाई के लिए एक राशन की दुकान खोल देती हैं। ये देखो, आज से तुम्हारी खुद की एक दुकान है। अब से तुम अपनी दुकान में बैठकर खूब कमाई करना। अब तो तुम्हें किसी के पास नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो और जब चाहो अपने घर पर रह सकते हो। देखो भाई, जितना तुम कमाओगे उतना मेहनत करके अपना घर चलाना, लेकिन कभी भी बुरे रास्ते पर मत चलना। कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, क्योंकि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमेशा करेंगे। तुम जैसी बहनें हो तो कोई भी इंसान परेशानी में रह ही नहीं सकता है। तुम पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे अपने ऊपर गर्व है कि तुम पांचों मेरी बहनें हो। काश कि भगवान तुम पांचों को वापस हमारे घर भेज दे। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? हम तो ऐसे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद वो पांचों वहां से गायब हो जाती हैं और धीरे धीरे कल्याणी अपने बेटे पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पवन भी अब राशन की दुकान चलाकर पैसे कमाने लगता है, जिसके चलते उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कल्याणी को अपनी पांचों बेटियों की कमी बहुत खलती है। वो अपनी बेटियों को याद करती है। कल्याणी की याद करते ही उसकी पांचों बेटियां उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, अरे माँ, आपने हमें याद किया? सब खैरियत तो है ना माँ? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, हम अभी चुटकियों में आपकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। हमारे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। हम तो भगवान से आपके लिए ही आए हैं इस दुनिया में वापस। अरे तुम पांचों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम पांचों को याद कर रही थी। काश तुम पांचों हमारे साथ हंसी खुशी रह रही होती। कल्याणी ये सब कह ही रही होती है कि तभी एक आवाज आती है, आज तुम सभी का प्यार देखकर मुझे तुम सभी पर तरस आ रहा है। इसलिए आज से मैं तुम्हारी पांचों बेटियों को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। आज के बाद तुम्हारी बेटियां चुड़ैल बनकर तुम्हारे पास नहीं आएंगी, बल्कि इंसान बनकर हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। ये सुनते ही कल्याणी को बहुत खुशी मिलती है और वो कहती है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आज तूने मेरी झोली में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी डाली है। कल्याणी बहुत खुश होती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी पांचों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहू की रसोई में जादुई जलेबियां। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था।
अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं। एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में। मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियाँ बनाती है। आज तुझे जलेबियाँ बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियाँ बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद जलेबियाँ बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी की जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियाँ बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियाँ बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियाँ अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियाँ देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियाँ बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियाँ बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियाँ बनाने का टैलेंट है? इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियाँ खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता।
इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ कि जादुई जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियां खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादुई जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।